नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो जितना हो वीडियोज को अपने दोस्तों में या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा जो भी नए कैंडिडेट हैं, क्योंकि वीडियो प्रतिदिन 2 अपलोड होती है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। साथ ही में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करते हुए चलें। जैसे ही आप आते हैं आप वीडियो ओपन कीजिए, लाइक कीजिए, यानी कि आपने अटेंडेंस लगा दी और आप पूरी वीडियो आराम से आनंद के साथ में पढ़िए, क्योंकि हम आनंद के साथ में पढ़ाते हैं और हम आपसे आनंद के साथ में पढ़ने के लिए कह भी रहे हैं। बहुत ज्यादा वर्डन लेके आप ना पढ़िएगा। जब भी पढ़िएगा तथ्यों को समझ के प्रयास कीजिएगा पढ़ने का, जैसे कि हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, स्लो मोशन में चल रहे हैं, लेकिन एक रिदम के साथ में हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। जितना हम समझा रहे हैं अगर आप उतना समझ के पढ़ रहे हैं तथ्यों को, तो हमें नहीं लगता कि आपका चयन कोई रोक सकता है। तो और साथ ही में जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं प्रयास कीजिएगा कि डीएस एकेडमी का जो होम पेज है आप उस पे जाइएगा। वहीं पे प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी हिंदी फुल कोर्स प्लेलिस्ट। आप जब ऑन करेंगे तब उसमें शुरू से लेके आज तक की क्लासेज जो है वो हमारी अपलोड है। आप क्लास संख्या 1 से अगर आप अच्छी तैयारी करने वाले हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको क्लास लेट से मिली है, कई कैंडिडेट हैं जो बहुत बाद में जुड़े थे और उसके बाद उन्होंने शुरू से लास्ट तक अब वो हमारे साथ चलते हैं, फोन करते हैं, मैसेज देते हैं, तो पता चल जाता है। तो ठीक है, बात करेंगे। आज हम सूफी काव्यधारा में चल रहे थे। सूफी काव्यधारा के अंतर्गत भी हम जायसी जी को पढ़ रहे हैं, जो सूफी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं, जिनके बिना इनको अगर ना पढ़ा जाए तो सूफी काव्यधारा अधूरी है, यानी कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। और इससे पहली वीडियो में 3 से 4 वीडियो में हमने देखा था पद्मावत को। पद्मावत जो अपने में एक अकल्पनीय अनुपम कृति है, उसके विषय में जितना विस्तृत हमसे जाना गया था परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ में और वैश्विक दृष्टि को भी हमने उसमें तैयार किया था। हमने समझा था कि अगर कथन है तो ऐसा कथन क्यों कहा है आलोचक ने, और तथ्यों को इस स्तर से हमने समझा था कि अगर कल कहीं हमें असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता के रूप में कहीं साक्षात्कार देने हमें जाना होता है, या केबीएस एनबीएस, तो यहाँ पे प्रश्न उठ जाते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि हम आपको लिखाएं और बोर्ड साफ करें फिर अगला लिखा दें। हमारा उद्देश्य है कि जो भी तत्व उसमें आ रहे हैं, जो भी तथ्य महत्वपूर्ण आ रहे हैं, हम उनको विश्लेषित करके आपको पढ़ाएं। शुरू से आप देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से जो लोग हमसे शुरू से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि तैयारी किस स्तर तक उनकी पहुंच चुकी है, या अपनी किताबों को पढ़ने की भी उनकी दृष्टि कितनी बदल गई होगी। अगर आपकी भी दृष्टि किताब पढ़ने की बदल गई है हमसे जुड़ने के बाद में, डीएस एकेडमी के साथ में जुड़ने के बाद से, तो भी आप कमेंट कर दीजिए हमें, ठीक है। चलिए बात करेंगे जायसी जी की अन्य रचनाओं में। पद्मावत के बाद की जो रचनाएं थी या कुछ उससे पहले भी हैं, आज जो हम आपकी आखिरी कलाम को पढ़ेंगे ये जायसी जी की पहली रचना मानी गई है। और इसी के साथ में साझा कर दे इससे पहली वीडियो के 2 ऑप्शन, जो 2 प्रश्न हमने दिए थे आपको। एक प्रश्न था कि जायसी ने पद्मावत के बारहमासा का जो वर्णन किया है वो किस लिए किया है, तो उसका जो विकल्प था विकल्प नंबर 2, यानी कि विरह वर्णन के लिए किया है। बारहमासा का वर्णन उन्होंने कहा है जब राजा रत्नसेन सिंहल द्वीप चले जाते हैं पद्मावती को लेने के लिए, और नागमती अपने पति यानी कि रत्नसेन के विरह में व्याकुल होती है, उस समय का 12 महीनों का वर्णन। और इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि बारहमासा का वर्णन जो जायसी जी ने किया है वो किस जनपद से किया है। अगर आप कर सकते हो कमेंट तो वो भी कीजिएगा, किस जनपद का वर्णन जायसी जी ने बारहमासा में किया है, मतलब किस जनपद की संस्कृति का वर्णन, ठीक है। इसके बाद में एक और प्रश्न था कि पद्मावत की जो रचना शैली है वो क्या है। उसमें 4 विकल्प थे, उसका जो विकल्प सही था वो आपका विकल्प नंबर 4 था, यानी कि फारसी की जो मसनवी शैली है वो पद्मावत की शैली है। तो दोनों उत्तर थे आपके, हमने दे दिए हैं। आगे इसके भी अंतिम में फिर से कुछ प्रश्न देखेंगे, हमारी तैयारी भी होती चलेगी। बात करते हैं आखिरी कलाम पे। आखिरी कलाम
रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। रचनाकार कौन है इसके? मलिक मोहम्मद जायसी। समय क्या है? 1528 ईस्वी। 1528 ईस्वी इसका समय माना गया है। अगर हिजरी की बात करेंगे तो सन 936 ईस्वी है। ठीक है, तो इसमें ये पहली रचना कैसे हो गई जान लेते हैं इसको, क्योंकि 1528 में आखिरी कलाम है और 1540 में आपकी पद्मावत है। ठीक है, अब आप ये तर्क ना लेके आइएगा कि शुक्ल जी ने 1520 और 927 हिजरी सन दे रखा है। आप इस पे ना जाइएगा, क्योंकि फारसी में 27 और 47 एक सा ही पढ़ा जाता है। तो अभी वहां पे कंफ्यूजन है कि 27 है कि 47 है। तो वैसे प्रामाणिक जो समय माना गया है पद्मावत का, वो क्या कहते हैं 1540 ही माना गया है, यानी कि 947 हिजरी सन। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे कि यह रचना बाबर के समय में लिखी गई थी। जायसी जी ने किस रचना में बाबर का वर्णन किया है? प्रश्न कैसे बनेंगे? जायसी ने कि अपनी किस रचना में बाबर का वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में जायसी ने किस शासक का वर्णन किया है? बाबर का। उत्तर एक ही है, घुमा दिया प्रश्न को। ठीक है, या यह भी प्रश्न आ जाएगा कि आखिरी कलाम जायसी ने किसके समय में लिखी थी? तो किसके समय में लिखी थी? बाबर के समय में लिखी थी। ठीक है, और बात करते हैं अगला कथन की कि इस समय में इस रचना में जायसी ने बाबर की प्रशंसा की है। जायसी ने किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में। बात करते हैं अगले तथ्य की कि इसमें यानी कि आखिरी कलाम में इस्लामी मजहब, इस्लामी जो संप्रदाय है या जो संस्कृति जो मजहब है, ठीक है, के अनुरूप हश्र यानी कि प्रलय। हश्र का आपको ध्यान होगा, हमने जब हम पढ़ रहे थे शुरू में, तब हमने विशेषताओं में तब हमने विस्तृत इसको पढ़ा था, प्रलय को। ठीक है, आप जब पुरानी वीडियोस हमारी देखेंगे, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, तो आप जो सूफी काव्य धारा की विशेषताएं थी उनको अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लिए आदि सूफी काव्य धारा आपके स्मृति में है और वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हश्र यानी कि प्रलय की कथा नियोजित है जो कुरान पर आधारित है। किसमें? आखिरी कलाम में क्या कहते हैं किसकी कथा है? तो इसमें जो इस्लामी मजहब है, इस्लाम का जो धर्म है, ठीक है, उसके इस्लाम धर्म जो मजहब है, इस्लाम जो धर्म है, उसके अनुरूप एक हश्र यानी कि प्रलय, यानी कि जो आपका रोजे जो रखे जाते हैं उसके बाद में जो ईद आती है, हमने जब चारों अवस्थाएं पढ़ी थी उसमें हमने इनको देखा था। उस समय आप जाएंगे तब विशेषताओं में आपको देखने को मिल जाएगा कि कथा नियोजित है किसकी? प्रलय की। किसके अनुरूप? इस्लामी मजहब के अनुरूप, और जो कुरान पर आधारित है। तो इसकी कथा जो है, आखिरी कलाम की कथा किस पर आधारित है? तो कुरान पर। देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है, आखिरी कलाम की कथा किस पर आधारित है? वेदों पर, उपनिषद पर, ठीक है, या कोई और विकल्प रहेगा, और कुरान पर। तो आपका जो विकल्प सही रहेगा वो कुरान पर रहेगा। बात कर लेते हैं अगले तथ्य की कि इस रचना के अंतिम में, जैसे पूरी रचना संपूर्ण होने वाली थी, अंतिम में क्या हुआ है कि मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने, देखिए जो हम पद्मावत पढ़ रहे थे, पद्मावत में हमने देखा था कि शुरू में उन्होंने मोहम्मद साहब और उनके जो 4 मित्र थे उनका मतलब शाही वक्त से पहले, यानी कि वर्तमान जो तत्कालीन राजा होता था, शासक होता था, उससे पहले स्तुति की थी मंगलाचरण के रूप में, करतार के रूप में। तो इसमें क्या किया है कि रचना के अंतिम में मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना के अंतिम में मोहम्मद साहब के महत्व को प्रतिष्ठित किया है, प्रतिपादित किया है या प्रतिष्ठित किया है, एक ही बात है कि उनका जो महत्व है मोहम्मद साहब का, उसको चित्रित किया है अपनी किस रचना में? तो आपकी आखिरी कलाम में। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम यहां से प्रश्न घूम जाते हैं। हम प्रश्न इसलिए घूम जाएंगे जब हम विस्तृत नहीं पढ़े हुए होंगे। तो यहाँ पे घूमने का उद्देश्य इतना हो जाएगा कि मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना के अंत में किया है,
अब हमने तो अभी तक यही पढ़ रखा है ना, आप यकीन मानिए आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि आखिरी कलाम सीधी सीधी है, 1528 ईस्वी है, किसकी है, जायसी की है, किसके समय में लिखी गई है, बाबर के समय में, किसका वर्णन है, बाबर का है, बस इतनी ही आखिरी कलाम है, हमारी पूरी हो गई है। बाकी के जो तथ्य हैं वो तेजा मैम आपके लिए लेके आ रही है, पढ़ लो भाई, जितना हो वीडियो को भी शेयर कर लो अगर अच्छी है तो इसमें है कि इस रचना के अंतिम में मोहम्मद साहब के महत्व को प्रतिपादित किया है या प्रतिष्ठित किया है या चित्रित किया है या वर्णित किया है, किसने, जायसी जी ने। किस रचना के, आखिरी कलाम के अंतिम में, बाबर से अलग मोहम्मद साहब का भी इसमें महत्व बताया है अंत में। अगली बात करते हैं कि यह एक सूफी सिद्धांतों की कृति मानी जाती है। देखिए, जायसी की किस रचना को सूफी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, या जायसी की किस रचना को सूफी सिद्धांतों की कृति माना गया है। ठीक है, तो आपके विकल्प में और भी अन्यत्र भी रहेंगे, लेकिन जो विकल्प आपका सही रहेगा वो आखिरी कलाम रहेगा। ठीक है, यह जायसी की पहली कृति मानी जाती है। ये तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि ये जायसी की पहली कृति मानी जाती है। किसके अनुसार, 1528 इसका समय है और 1540 आपका पद्मावत का है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। मुझे बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए करती हूँ, देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कहीं से आप अभी तक इन तथ्यों से परिचित हुए होंगे। ठीक है, अगली रचना की बात कर लेते हैं, चित्ररेखा। बात करते हैं, यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कैसा काव्य है, लघु है, छोटा सा है, कैसा, प्रेमाख्यानक काव्य है। इस रचना में गोमती तट पर स्थित इस रचना में गोमती तट पर स्थित चंद्रपुर के राजा चंद्र भानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। माना जाता है कि इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रेम का मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, चित्ररेखा का देखिए, जिन रचनाओं का अब हमें आप समय के लिए कमेंट ना कीजिएगा, जिन रचनाओं का समय इतिहास ग्रंथों में है हम उन्हीं का लेके आ रहे हैं।
क्योंकि और बहुत ज्यादा आपको भी चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, बात कर लेते हैं चित्ररेखा की। चित्ररेखा, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं कि सूफी जो रचनाएं हैं, जो उनका नामकरण है वो नायिका के ही रूप में हुआ है। नायिका के नामकरण पर ही सूफी जो काव्यधारा की रचनाएं हैं उनका नामकरण हुआ है, कुछ एक को छोड़कर। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले कथन की चित्ररेखा की। यह एक लघु यानी कि छोटा सा प्रेमाख्यानक काव्य है। कैसा काव्य है? चित्ररेखा प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, चित्ररेखा कैसा काव्य है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य। तो आपको वहां पर प्रेमाख्यानक काव्य सही करना होगा। अगले में बात कर लेते हैं कि इस रचना में गोमती तट पर स्थित चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक है, किस किस का है? तो इस रचना में गोमती तट पर स्थित है, क्या स्थित है? चंद्रपुर। ठीक है, और चंद्रपुर के राजा कौन है? तो चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु। चंद्रभानु की पुत्री कौन है? चित्ररेखा। देखिए, चंद्रपुर, चंद्रभानु और चित्ररेखा। ठीक है, आप एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, चाचा वर्ण की आवृत्ति हुई है, चंद्रपुर, चंद्रभानु और चित्ररेखा। ठीक है, आगे क्या है? कन्नौज के राजा कौन है? कुंवर सिंह। वो कुंवर सिंह नहीं, कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह के पुत्र हैं प्रीतम कुंवर। ठीक है, तो कुंवर, कल्याण, कन्नौज, चंद्रपुर, चंद्रभानु और चित्ररेखा। ठीक है, कोरिलेट हो गया है। चाचा और काका की इसमें आवृत्ति हो रही है, यानी कि जो प्रीतम को तो जाहिर सी बात है प्रीतम कुंवर ही आएंगे और कोई विकल्प में नहीं रहेगा। उनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। तो चित्ररेखा में नायक कौन है? नोट कर लीजिए, नायक प्रीतम कुंवर और नायिका, नायिका कौन है? चित्ररेखा। कई बार क्या होता है ना, यहां से प्रश्न नायक नायिकाओं का सुमेल कराने के लिए प्रश्न जब आ जाता है तो यहां पे आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है चित्ररेखा। रचना जो है, जो चित्ररेखा है, उसके पिता का नाम चंद्रभानु है। कहाँ के हैं? चंद्रपुर के राजा हैं। और चंद्रपुर कहां पर? गोमती तट के किनारे पर है। ठीक है, कन्नौज के राजा है राजा कल्याण सिंह और कल्याण सिंह का पुत्र है प्रीतम कुंवर। इन दोनों की चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी किसमें मिलती है? चित्ररेखा में। माना जाता है कि इस रचना में, किस रचना में? चित्ररेखा रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। तो देखिए, ये कथन है। अब आप हमसे ये ना कहिएगा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि विस्तृत मैं भी अभी इसको पढ़ी नहीं हूं। पढ़ती तो आपको, आपके साथ में साझा कर देती इसकी पूरी स्टोरी। ठीक है, तो ये जो है, इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। अगर ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से जायसी की किस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है, तो ये आपका विकल्प चित्ररेखा, जो ऑप्शन में विकल्प रहेगा, आपका ऑप्शन में जो नाम रहेगा चित्ररेखा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगली रचना देखते हैं, मसलनामा। रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बात कर लेते हैं। इस कृति में जायसी ने, इस कृति में जायसी ने ईश्वर भक्ति एवं
ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन का चित्रण किया है। अगली बात करते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्तियां या मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन किया है। तो ये था इनकी इस रचना के विषय में। आगे एक और रचना की बात कर लेते हैं। कान्हावत के विषय में बात कर लेते हैं। इस रचना में रचनाकार जायसी ही लिख लीजिए। आगे बात कर लेते हैं। इस रचना में जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। इसमें कवि ने अवतारवाद का प्रतिपादन किया है। इस रचना में कवि ने अवतारवाद का प्रतिपादन किया है। आगे है, इसमें कृष्ण का चरित्र वर्णित है। इसमें कृष्ण का चरित्र वर्णित है। चलिए देखते हैं विस्तृत रूप से। पहली रचना की बात करते हैं मसलनामा। इसके भी रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जायसी जी की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं, जो एक तरीके से जिनको हमें पढ़ना है, उनको हमने जायसी जी के जो जीवन परिचय पढ़ा था उसमें विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। उसमें यह भी पढ़ा है कि शुक्ल जी ने कौन कौन सी रचनाएं उनकी प्रामाणिक मानी है। यहां से भी प्रश्न बन जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 रचनाएं मानी है, कोई एक अन्यत्र चौथी विकल्प में रख के आपसे प्रश्न बना लेगा। ठीक है, मसलनामा रचनाकार जायसी जी हैं। इस कृति में जायसी ने मसलनामा में ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन का चित्रण किया है। अगर आपने तुलसीदास जी को पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा, उसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने किया है कि ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम निवेदन, ईश्वर की भक्ति करते हुए उन्होंने प्रेम से प्रेम का निवेदन किया है। प्रेम से प्रेम का निवेदन किया है किससे? मसलनामा में। ठीक है, जायसी जी ने। अगला है कि लोकोक्तियां मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन किया है। यानी कि लोकोक्तियां लोगों के द्वारा जो उक्ति कही जाती है, जो बात कही जाती है, उसको लोकोक्ति कहते हैं। तो उसके माध्यम से, और लोकोक्तियों को सूफी में फारसी में अगर देखेंगे तो मिसले कहा जाता है। तो मिसलों के माध्यम से क्या किया है कि ईश्वर के सामने प्रेम निवेदन किया है। प्रेम का निवेदन, जैसे कि आपने देखा होगा आत्मनिवेदन, एक तरीके से यहाँ पे वही है प्रेम निवेदन। यानी कि सूफियों में जो मूल तत्व है वो प्रेम ही है। तो इन्होंने प्रेम निवेदन किया है। जैसे कि आप जान रहे होंगे, अगर आपने क्या कहते हैं विनय पत्रिका के विषय में पढ़ा होगा उनकी तुलसीदास जी की, तो वो वहां पे आत्मनिवेदन करते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी की जो मतलब जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। तो उन्होंने वहां पे दास के रूप में आत्मनिवेदन किया है। ठीक है, कलयुग के तत्वों से उन्हें परिचित कराया है। लेकिन यहां पर जायसी जी ने प्रेम से निवेदन किया है ईश्वर का। ठीक है, तो ये था मसलनामा के विषय में।
आगे बात कर लेते हैं कान्हावत। कान्हावत जो रचना है जायसी जी की, ये रचनाकार जायसी जी ही है। और इस रचना में महत्वपूर्ण विशेषता है कि अब से अभी तक जो था जायसी जी ने क्या कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थापना कर रहे थे वो, लेकिन यहाँ पर इसमें इस रचना में जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। देखिए, तो कृष्ण कथा का अगर वर्णन किया है तो वो सगुण रूप में किया है। हालांकि जो सूफी संप्रदाय था, अगर आप इसके सूफी काव्यधारा की विशेषताएं अगर शुरू में देखेंगे तो वहां पे हमने बताया था कि सूफियों ने निर्गुण और सगुण उपासना तो की है निर्गुण रूप में, लेकिन जो साध्य होता है, जो साधन, जो उनका लक्ष्य होता है वो सगुण होता है। पद्मावती सगुण रूप में है, ठीक है, लेकिन मिलना किससे चाह रहे हैं? परमात्मा से। ठीक है, तो आप जब जायसी वाले जब सूफी काव्यधारा की विशेषताओं में जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपने विशेषताएं पढ़ ली तो रचनाएं आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो इस रचना में जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। आगे है कि इस रचना में कवि ने अवतारवाद का प्रतिपादन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रचना में अवतारवाद का प्रतिपादन किया है या अवतार रूप को चित्रित किया है? तो ये रचना है कान्हावत। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कृष्ण का चरित्र वर्णित है। किसका चरित्र वर्णित है कान्हावत में? तो कृष्ण का सगुण रूप इसमें चित्रित किया है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। जबकि सूफी कवि हैं, सूफी कवि होते हुए सगुण और हिंदू ईश्वर यानी कि जो कृष्ण है उनका चरित्र वर्णित करना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि जायसी जी के लिए है ये, क्योंकि यहाँ पर जायसी जी सूफी सिद्धांतों को लेके चल रहे थे। उसमें भी जो उनके सूफी सिद्धांत थे, मसनवी जो फारसी की मसनवी शैली है उस पर आधारित थे, या जो कुरान था उस पर आधारित थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कृष्ण जो हरिवंश पुराण से तथ्य मिलते हैं उनके, तो इनको चित्रित किया है कृष्ण जी को। किस रचना में? कान्हावत में। यानी कि इन्होंने दोनों प्रकार की कहीं ना कहीं भक्ति की है। अब देखिए यहां से भी नवीन तथ्य में से प्रश्न बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी कवि ने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में ईश्वर की भक्ति की है? ठीक है, तो निर्गुण रूप में जो की है वो की है आपके बाकी की रचनाओं में जायसी जी ने, और सगुण रूप में किसकी की है? तो कृष्ण की है। कृष्ण का अवतार रूप उन्होंने दिया है, तो जायसी बात है यहाँ पे सगुण साक्षात जो एक तरीके से साक्षात रूप हो गया है कृष्ण का, वो है। तो ठीक है, ये है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, बाकी की जो रचनाएं बची हुई हैं, आपकी अखरावट है, कहरनामा है, तो इन सबको और जो और बचे हुए तथ्य हैं उन सबके साथ में बाकी की अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन इस समय प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जायसी ने अपनी किस रचना में ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन किया है? अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा, और फोर्थ विकल्प है कान्हावत। उत्तर आपको देने। दूसरे प्रश्न पे बात कर ले, तो दूसरा प्रश्न है जायसी ने
निम्नलिखित में से किस रचना के अंत में मोहम्मद साहब के महत्व को प्रतिष्ठित किया है? ए विकल्प चित्ररेखा, दूसरा विकल्प पद्मावत, तीसरा विकल्प आखिरी कलाम और फोर्थ विकल्प कान्हावत। ठीक है, एक और प्रश्न ले लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना में निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है? विकल्प नंबर 1 चित्ररेखा, विकल्प नंबर 2 मसलनामा, इसको हटा दीजिए, आखिरी कलाम, तीसरा विकल्प कहरनामा और फोर्थ विकल्प पद्मावत। एक और प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में जायसी की किस रचना को सूफी सिद्धांतों की कृति माना जाता है? पहला विकल्प ले लीजिए पद्मावत, दूसरा विकल्प आखिरी कलाम, तीसरा विकल्प चित्ररेखा और फोर्थ विकल्प कान्हावत। ठीक है, उत्तर आपको कमेंट में देने हैं और कमेंट में जब आप 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। इनके जब उत्तर आपको देने हैं तो आपको देना होगा 1 का उत्तर, 2 का फिर सामने आपको उत्तर लिख देना है सीधा सीधा, 3 का उत्तर लिख देना है, 4 का उत्तर लिख देना है।
ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट में जो भी अच्छे कैंडिडेट हैं या आप नए भी जुड़ रहे हैं, तो देखिए प्रश्न हमने कहीं अलग से नहीं दिए हैं, जो आपको पढ़ाया है उसी में से प्रश्न है। कुछ की रिक्वायरमेंट भी थी और फिर हमें भी मतलब थोड़ा सा सही लगा कि आपको लास्ट में 2-3 प्रश्न दे देने हमें अच्छा है। तो जैसे जैसे सिलसिला चलता रहेगा वैसे वैसे जो हमें महत्वपूर्ण लगेगा, आप देखिएगा कि यहाँ से भी ये जो प्रश्न हम दे रहे हैं ना, यहाँ से हुबहू भी आपको प्रश्न रखे हुए मिल जाएंगे। हम प्रैक्टिस सेट चला रहे थे सोल्व पेपर का, लेकिन हमें प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिली थी, इसीलिए वो हमने रोक दिया है। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, हमें प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि हम इसको भी रोक दें, क्योंकि मेरा कोई निजी स्वार्थ इससे है नहीं। आप मानिए मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और उसके बाद भी इतने नवीन तथ्यों के साथ में, परीक्षोपयोगी तथ्यों के साथ में, सारी प्रामाणिक पुस्तकों के साथ में हम आपके लिए जब इतना कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, हमने आपसे कोई 1 रुपया चार्ज तो नहीं लिया है ना। उसके बाद भी अगर आप इतना हमारा सहयोग नहीं कर सकते गुरु दक्षिणा के रूप में, तो फिर आप देखिए क्या देंगे हमें गुरु दक्षिणा में। आप लाइक नहीं कर सकते, आप कमेंट भी नहीं करते हैं, और आप वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। मैं देखती हूँ जो कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ कि आप स्टेटस लगा लीजिए, मुझे लगता ही नहीं कि कभी उन्होंने स्टेटस भी लगाया है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हमें कुछ नई जानकारी मिल रही है, या हमारी परीक्षाएं इन क्लासों को लेकर निकल सकती है, तो देखिए विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई भी बीमारी होती है, चाहे सिर दर्द हो, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, चाहे बुखार हो, तो आपको उस डॉक्टर की दवाई पे विश्वास करना पड़ता है कि डॉक्टर जो दवाई दे रहा है वो सही दे रहा है। वहां पे तो आप अपना पे कर रहे हैं ना, आपने हमें पे नहीं किया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भ्रमित किया जा रहा हो। तो आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, किसी भी संस्था में पढ़ के देख लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ वास्तविकता में तथ्य परीक्षा उपयोगी है, तो आइएगा, आपका स्वागत है। बहुत से कैंडिडेट आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना पब्लिकली होना है आप हो जाइए, आइए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए, फिर क्या है, फिर आप बाद में ज्वाइन नहीं होंगे। जब हमारे पास हमें लगेगा कि परीक्षा आ गई है, हम पूरा नोट्स उठा के पीडीएफ डाल देंगे पासवर्ड के साथ में, और फिर जो बाकी कैंडिडेट हमसे लेफ्ट कर रहे हैं, हम उनको नहीं जोड़ पाएंगे। आप हमसे रिक्वायरमेंट भी करोगे, आप हमसे हमें फोन भी करोगे, हम तब भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम इतना आपके लिए कर रहे हैं। आपका इतना तो सहयोग होना ही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए जो आपको लग रहा है। अब तो हम प्रश्न दे रहे हैं, तो प्रश्नों के उत्तर आप हमें दीजिए, हमें लगेगा कि आप हमारी क्लासों को अच्छे से पढ़ रहे हैं। और उसी के साथ में जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, या फेसबुक पे टाइमलाइन पे आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के आप शेयर कीजिए। हो सकता है किसी एक का भी भला आपके एक स्टेटस से, आपके एक फेसबुक, जो भी आपके पास फेसबुक पे ग्रुप हो, उनमें शेयर करने से, या किसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने से, आपके किसी एक प्रयास से हो सकता है किसी एक या दो की जिंदगी भी आपके साथ में संवर जाए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में भी हम देखेंगे जयसी जी की जो बची हुई रचनाएं हैं, या और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बने हुए होंगे, या जो भी कथन हमें महत्वपूर्ण लगेंगे, हम बचे हुए सारे कथनों को एक साथ लेके आएंगे, चाहे वो पद्मावत के हो, चाहे आखिरी कलाम से हो, चाहे और किसी रचना से हो। तो ठीक है, इसी के साथ में यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नवीन कंटेंट पूरे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ में, जयश्री जी की ही जो बची हुई रचनाएं हैं। तब तक के लिए नमस्कार।